हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है ईंधन। सबसे पहले ईंधन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। देखिए, अगर बात करें तो संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिससे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन की दर्जा दी जा सके। ठीक है। ईंधन दक्षता के बारे में अगर बात करें तो देखिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, यानी कोई ईंधन है उसके पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसकी ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान यहां पर दिया गया है। जैसे गोबर के उपले, इसका जो ऊष्मीय मान होता है 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी का 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल का जो ऊष्मीय मान होता है 45000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद मीथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55000, जैव गैस का 35000 से 40000 के बीच और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ईंधन का जो उपयोग है काफी बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए उपभोग के कारण जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, ये काफी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसको काफी हानि का सामना करना पड़ता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। या सूक्ष्म कण जो होते हैं खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, जो ईंधन होते हैं अगर सही से नहीं जलता है तो अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होता है। यह अत्यंत विषैली गैस है और बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसल, भवन और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, एक अच्छा ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, उसके जीवाश्मों से मतलब कि प्राप्त होता है। इसीलिए इसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन मतलब ये प्राकृतिक संसाधनों का जो निर्माण होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। आने वाला समय एक ऐसा आएगा जो ये सभी ईंधन समाप्त हो सकते हैं। और ये समाप्त होने वाले जो संसाधन है, इनका निर्माण कैसे होता है, तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से
जब सजीव प्राणी मर जाते हैं तो जो उनके अवशेष होते हैं उनसे जो है ये जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे पहला कोयला, कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कोयलों को, जो कोयला होता है, इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं और वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक के बारे में अगर बात करें तो कोक एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। कोक क्या है? कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके बाद है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोयला गैस के बारे में अगर बात करें तो कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन है और प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। कोयले की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है पीट कोयला, इसके बाद लिग्नाइट यानी भूरा कोयला, तीसरा है सब बिटुमिनस, चौथा है बिटुमिनस यानी सॉफ्ट कोयला और पांचवा है मतलब कि एंथ्रासाइट यानी कठोर कोयला। पीट कोयले में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसे निम्न श्रेणी का कोयला या ईंधन जो है कहा जाता है। तलछटों के भार, जो तलछट होते हैं, तलछटों के भार के द्वारा जो पीट कोयला होता है, पीट संपीड़ित होकर सहस्त्रों वर्षों के बाद यानी मतलब हजारों सालों के बाद लिग्नाइट यानी भूरा कोयला में परिवर्तित हो जाता है। पीट की तुलना में लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। पृथ्वी से लगातार दबाव और उष्मा के मिलने से लिग्नाइट बिटुमिनस मृदु कोयला में बदल जाता है और दाब एवं उष्मा पर्याप्त मात्रा में मिले तो ये एंथ्रासाइट कोयले में यानी कठोर कोयले में ये चेंज हो जाता है, निर्मित होगा, जिसमें अत्यधिक उष्मा और कार्बन तत्व जो है पाया जाता है। उष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक उष्मा एवं लिग्नाइट में सबसे कम उष्मा जो है मतलब की होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते अगर बात करें तो देखिए कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने से कम सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 उत्सर्जित होती है। इसीलिए यह विद्युत संयंत्रों में ईंधन के लिए सबसे अधिक वांछनीय ईंधन है, उपयुक्त ईंधन है। इसके बाद पेट्रोलियम के बारे में अगर बात करें तो पेट्रोलियम यह कच्चा तेल यानी ऐसा तेल जो जमीन से निकलता है, एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली रहती है। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली यानी समुद्री अधस्थल के नीचे या भूमि पर पृथ्वी की परपट्टी पर एक साथ जो है पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों या जहाजों के द्वारा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरियों में तेल को गर्म करते हैं और उसको उसके विभिन्न घटकों में पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर आश्रित करते हैं और इसके महत्वपूर्ण घटक है गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्ता, ग्रीस एवं मोम एवं एस्फाल्ट। तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन कहते हैं, जिससे पीड़कनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, पेंट एवं औषधियां इत्यादि बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण है जो प्रायः पेट्रोलियम के साथ तेल कूपों से निकलती है। पृथ्वी पर
कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस प्राकृतिक दरारों से या अप्रवेश्य चट्टानों में छेद करने पर उच्च दाब के साथ निकलती है। यानी अप्रवेश चट्टानों में यानी कठोर चट्टानों में छेद करने पर उच्च दाब के साथ ये गैसें निकलती हैं। प्राकृतिक गैस में साधारणतः गैसीय हाइड्रोकार्बन में मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और अन्य गैसों में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कुछ क्षेत्रों की प्राकृतिक गैसों में हीलियम भी होती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में तथा लैंप ब्लैक, हाइड्रोजन, गैसोलीन व कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। प्राय प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक करके उन्हें उच्च दाब पर द्रवित करते हैं और द्रव मिश्रण को स्टील के सिलेंडरों में रखते हैं। यह द्रव मिश्रण यानी एलपीजी का पूरा नाम याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी या द्रव मिश्रण एलपीजी कहलाता है, यानी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। दाब हटाने पर यह द्रव पुनः क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। एलपीजी का उपयोग प्राय घरों में तथा होटलों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो आपको मालूम है पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। यह पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। अन्य विकल्पों में कोक तथा टार कोयले या लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कोक जो कोल गैस है इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जा सकता है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व डीजल जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन तथा थोड़ी मात्राओं में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजनों का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का जो कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस का 150, चारकोल का 33, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 और गैसोलीन का 50 ईंधन मान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या देखिए 5 नंबर है। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तीसरा, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी इनमें से जो कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो कोयले के दहन के पश्चात शेष अपशिष्ट ही कोयले की राख है। भारत में कोयले की निम्न गुणवत्ता के पाए जाने के कारण इनमें राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः भारतीय कोयले में राख की मात्रा 25 से 45% तक होती है, जबकि आयातित कोयले में राख की मात्रा 10 से 20% तक होती है। सामान्यतः राख में भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम, क्रोमियम और सिलीनियम आदि अंतर्विष्ट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। 16 नंबर है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है?
ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो देखिए, अगर बात करें जो चिंता का कारण है, पहला दिया गया कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। बताइए क्या यह सही है? तो देखिए ये सही नहीं है। दूसरा, ताम्र मल यानी कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। यह भी सही है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। पहला कथन असत्य है। ताम्र प्रगलन संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य वायु प्रदूषक गैसें निर्मुक्त हो सकती हैं, लेकिन वे पर्यावरण में घातक मात्राओं में कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त नहीं करते। अधिकतर कॉपर अयस्क सल्फर आधारित होते हैं और उनके प्रगलन के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, जो कि एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। तीसरा सत्य कथन है। प्रगलन का एक अन्य उप उत्पाद ताम्र मल है। यह ताम्र मल भूमिगत जल में भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड या मरकरी के निक्षालन का कारण बन सकता है। तो इसका कथन दूसरा जो है सत्य है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही जवाब है कोयले का जलना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इसके जलने से बहुतायत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो बंद कमरे में घुटन का कारण भी बनती है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, इसका कार्य क्या है बताइए। तो ये अगर बात करें तो इसका चार्ज क्या है? तो पहला अगर देखें तो अपचायक रूप में क्रिया करना और उष्मा के पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, यानी पहला और तीसरा इसका मतलब कि सही जवाब हो जाएगा। जो कार्य है, इसका जो कार्य है यानी सी ऑप्शन में दिया गया है, पहला एंड थर्ड। देखिए, कोक अपचायक एजेंट है और ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 है, भट्टी तेल यानी फर्नेस आयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तेल परिष्करणियों का एक उत्पाद है। दूसरा, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधा का उत्सर्जन होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये अगर बात करें तो ईंधन तेल यानी फ्यूल ऑयल, इसको भट्टी का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। और यह एक ऐसा ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के आसवन के अवशेष होते हैं। स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरियों का बाय प्रोडक्ट है। कुछ उद्योग के द्वारा इसका ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भट्टी के तेल में सल्फर भी होता है, जिसके रहने का प्रत्यक्ष परिणाम सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन है। प्रश्न संख्या 10 है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल की। बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के पर्याप्त स्फोटन जो है एंटीनॉक गुण का पता लगता है। 11 नंबर है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा डीजल, ऑप्शन सी। जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रयुक्त की जाती है, सीटेन संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है। डीजल का दहन बिना स्पार्क किए संपीड़न के द्वारा कराया जाता है, अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाने पर जितना जल्दी प्रज्वलित होता है, उसकी सीटेन संख्या उतना ही अधिक होती है। यह अच्छे डीजल की पहचान है। प्रश्न संख्या 13 है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीजल की वाष्प और वायु, यानी ऑप्शन ए। देखिए, डीजल इंजन एक अंतर्दहन ईंधन है या इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन जो है मतलब उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है पहुंच जाता है और यही तापमान स्फुलिंग यानी दहन का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 14, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वह कौन सी है, आपको बताना है। तो जो खाना बनाने के लिए गैस का प्रयोग होता है वो मीथेन होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। प्रश्न संख्या 15 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन सी। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। 16 नंबर है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में क्या होती है आप बताइए। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो इसका सही जवाब है मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। 18 नंबर है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। 19 नंबर है, गोबर गैस में मुख्यतः तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है। तो सही जवाब है गोबर गैस में आपको मालूम है मुख्यतः जो तत्व मिलता है वह है मीथेन, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका सही जवाब है, क्या जवाब है, किण्वन के द्वारा, यानी बायोगैस संयंत्र में किण्वन के द्वारा जो है ये गैस जो है उत्पादित होते हैं। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिससे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है, गैस की प्राप्ति की जा सकती है मीथेन की। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसके वैज्ञानिक जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर एस वी देसाई ने 1941-42 के बीच गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो डॉक्टर एस वी देसाई है, यहां पे सीवी देसाई है जो कि सही नहीं है। एस वी देसाई 1941 और 42 के बीच इस प्रणाली की आविष्कार किया गया। 22 नंबर है, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। और काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है।
आप इसका सही जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक कि आपको पता था। धान के खेत से निकलने वाली जो गैस है वो है आपका मीथेन गैस। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें विमुक्त होती हैं, निकलती हैं। चूंकि विकल्प में एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया, इसीलिए इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के मुख्य अवयव कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है बताइए? याद रखें, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण है। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्यूटेन। 25 नंबर है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है, डी ऑप्शन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। घरों में यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसे गैसें द्रवित होती है। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के परभाजी आसवन से प्राप्त होती है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। 26 नंबर है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन, यानी इसका सही जवाब है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 27 नंबर है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? सही जवाब क्या है? तो देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी, इसमें एलपीजी या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दुर्गंध के लिए, यानी गंध, जैसे अगर गैस लीक होता है तो इसमें जो मतलब कि गैस मिलाया जाता है जिसमें गंध होता है, तो पता चलता है कि एलपीजी में जो है एलपीजी जो सिलेंडर है, जो गैस है, इसमें रिसाव हो रहा है। वो किस कारण? तो मरकेप्टन के कारण। मरकेप्टन एक मतलब कि गंध युक्त पदार्थ है जो मतलब कि सिलेंडरों में मिला दिया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन के साथ मिला दिया जाता है। किसके लिए? तो गैसों के रिसाव की पहचान के लिए। इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। इंडेन गैस क्या है? एक एलपीजी मिश्रण है, ठीक है। और किस किस का? तो याद रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रट जाइए, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? एलपीजी सिलेंडर के रिसाव को पहचान करने के लिए, गैसों की लीक की पहचान करने के लिए जो दुर्गंध युक्त मतलब कि जो मिलाया जाता है, जो गैस मिलाया जाता है, जो पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा होता है? उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन, यानी डी ऑप्शन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में अरुचिकर गंध एथिल मरकैप्टन के कारण आती है और इसे जो है एलपीजी के सिलेंडर से रिसाव की जानकारी के लिए मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में ईंधन गैस, सूची 2 में प्रमुख घटक दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे सीएनजी का जो संबंध है किससे है? तो रट जाइए, सीएनजी का संबंध है मीथेन और इथेन से। एलपीजी का ब्यूटेन और प्रोपेन से।
कोल गैस का हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस का जो संबंध है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। यानी इसको आप रट जाइएगा क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। 31 है, कथन ए कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण आर, मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। इन दोनों में से कौन सा सत्य है? तो अगर बात करें तो एक ये जो कथन है वो गलत है, लेकिन आर सही है, यानी इसका सही ऑप्शन डी है। कैसे? तो प्रश्नगत जो कथन है वो गलत है, जबकि कारण सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। बायोगैस में उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होती है। 32 नंबर है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि क्यों नहीं प्रदान किए जाते? याद रखिए, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैस गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 33, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? बताइए, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जा सकती है या की जाती है? तो इसका सही जवाब है तरल के रूप में। 34 नंबर है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो इसका सही जवाब है मीथेन, बी ऑप्शन। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन यानी लगभग 45 से 85% तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। 35 नंबर है, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब है मीथेन, ऑप्शन ए। सीएनजी है। 36 नंबर है कि सीएनजी है। सीएनजी क्या है? याद रखिएगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी एक पूर्ण रूप है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। 37 नंबर है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। क्या है? तो याद रखिएगा CH4 यानी मीथेन। देखिए, अगर बात करें तो सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। 38 है, सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। सेम प्रश्न सेम जवाब, आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4 यानी मीथेन। 39, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है, क्या है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब है मुख्यतः मीथेन है। 40 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे 3 कथन है, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण या परिवहन सुसाध्य हो सके। यानी पहला जो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ सही है, केवल पहला।
पहला सही है, जबकि कथन दूसरा तीसरा असत्य है। दूसरा तीसरा कथन को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बात करें इसलिए असत्य क्योंकि पेट्रोलियम कुओं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन्स के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसका संगठन इस प्रकार है। मीथेन 80%, दूसरा इथेन 7%, तीसरा प्रोपेन 6% और चौथा नॉर्मल ब्यूटेन 4% और पांचवा जो है आइसोब्यूटेन 3%। प्रोपेन और ब्यूटेन को इस मिश्रण से पृथक करके उच्च दाब पर द्रवित कर लिया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। भारत का प्रथम एलएनजी टर्मिनल दाहेज गुजरात में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। 42 गैसोहॉल है। गैसोहॉल है, बताइए गैसोहॉल किससे मिलकर बनता है? एथिल एल्कोहल और पेट्रोल से, यानी ऑप्शन ए। गैसोहॉल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल तथा 90% गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिश्रण है। 43 गैसोहॉल का जो गैसोहॉल है एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है आपको बताना है। सेम प्रश्न सेम जवाब दीजिए। गैसोहॉल एक मिश्रण है, याद रखिएगा, गैसोलीन और किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का, बी ऑप्शन। 44 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। क्या यह सही है? दूसरा बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा देखिए गलत है। और भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और चौथा गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। बिल्कुल सही है, यानी दूसरा छोड़कर पहला तीसरा चौथा कथन सही है। कोयला खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहॉल या E10 एक ईंधन है जो 10% निर्जल एथेनॉल का तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 45 है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड पीबी यानी सीसा इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए। 46 टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। किससे बचाने के लिए? टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? सही जवाब है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। 47 है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एथिलीन ग्लाइकोल एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 48 है भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अगर बात करें तो डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो कि इन भारी वाहनों की कुल ईंधन खपत में कमी लाता है। 49 निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटरों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पेट्रोल इंजन में, यानी डी ऑप्शन में।
कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक डिवाइस है, उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना है। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर के स्थान पर फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर है, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। जैसे पहला रेडियल टायर, सुप्रवाही ढांचा, इसके बाद बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। तो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर आपको विचार करना, बताना है कि इनमें से कौन कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। तो देखिए, इसमें दूसरा छोड़कर पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी डी ऑप्शन। रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता यानी गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप से ईंधन कम खर्च होगा, गति भी बढ़ जाएगी और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म होने से बचाएगी, जिससे उसकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी। 51, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ के द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक के द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? वह पदार्थ है हाइड्राइड। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? वह है हाइड्राइड। हाइड्रोजन गैस बहुत कम ताप पर पैलेडियम, याद रखिए, पैलेडियम हाइड्राइड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ताकि वह निर्वातक के द्वारा उत्पन्न तापमान क्या कर सके? तापमान मुक्त हो सके। ठीक है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का बाय प्रोडक्ट कौन सा है? तो है एस्फाल्ट। अब परिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभावी आसवन के द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। 53 है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? और इस टॉपिक का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जिससे संबंधित वह पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। ऑप्शन ए। काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पाद यानी हाइड्रोकार्बन के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।